नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ते हैं उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। हरिद्वार के दौरे पर सीएम धामी कांवड़ मेले की तैयारियों का लिया जायजा। स्वास्थ्य सफाई जैसी व्यवस्थाओं का लेंगे फीडबैक। रुद्रप्रयाग में मलबा पत्थर गिरने से केदारनाथ यात्रा बाधित। गौरीकुंड से लौट रहे यात्री फंसे, यात्रियों को सुरक्षित पहुंचाया सोनप्रयाग। मार्ग साफ होने पर दोबारा शुरू होगी यात्रा। यमुनोत्री मार्ग चौथे दिन भी नहीं खुला, फंसे 250 से अधिक यात्रियों को निकाला, 7 लोगों की तलाश जारी। बिजली सेक्टर के निजीकरण के लिए बड़े कदम, उत्तराखंड में विरोध तेज। 9 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। कांवड़ यात्रा के लिए स्वास्थ्य विभाग ने की तैयारियां, 5 सेक्टर में बटेगा कांवड़ मेला क्षेत्र। देहरादून समेत 4 जिलों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट, अगले 5 दिन चलेगा सिलसिला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से है, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दौरान उधम सिंह नगर निवासी सुरेश कुमार गंगवार की पत्नी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा है कि सितारगंज के स्थानीय विधायक द्वारा सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है। याचिका में उच्च न्यायालय से प्रार्थना की गई है कि आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। याचिका में यह भी कहा गया कि सितारगंज ब्लॉक में संजय कुमार को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया, जो पूर्व में यहाँ के सहायक डायरेक्टर रह चुके हैं और उनके खिलाफ विभाग में जांच जारी है, इसीलिए इसे चुनाव अधिकारी के पद से हटाया जाए। बता दें कि मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन को 7 दिन के भीतर निस्तारित करने को कहा है। सर, हमने जो था एक याचिका जो है रुद्रपुर के सुरेश कुमार जी हैं, सुरेश कुमार गंगवार जी हैं, उनकी पत्नी जो है वहाँ पूर्व में जो है वहाँ की अध्यक्ष भी रही हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, और वर्तमान में प्रशासक के रूप में कार्य कर रही हैं। उन्होंने ये याचिका दायर की थी और उनका ये कहना है कि सितारगंज जो चुनाव क्षेत्र चल रहा है इस टाइम, जिसमें पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उसमें जो है वहाँ के जो लोकल एमएलए हैं वो अपने सरकारी वाहन का दुरुपयोग कर रहे हैं और सरकारी जो भी ऑफिसर्स वगैरह हैं वो उनके साथ चल रहे हैं, पुलिस गनर्स उनके साथ चल रहे हैं। उसके बेसिस पे वो जितनी भी पंचायत की वो हैं मीटिंग्स हैं वो अटेंड कर रहे हैं और उसमें जो है आचार संहिता का खुलेआम जो है उल्लंघन कर रहे हैं। आचार संहिता का पालन नहीं किया जा रहा है, इसलिए हमारी उसमें पहली याचना ये थी कि राज्य स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो जो है इसका पालन कराए और आचार संहिता का कड़ाई से पालन हो। कोई भी राज्य में मंत्री या कोई बड़े पदों पर बैठे हुए जो सरकार में के नुमाइंदे हैं वे इस बारे में कोई भी जिस तरीके से इलेक्शन को प्रभावित ना करें। और अगली खबर भी आपको हम नैनीताल से ही बताते हैं, जहां पर के न्यूज की खबर के असर की वजह से ग्रामीणों की समस्या सुनने पहुंची जिला प्रशासन की टीम। बता दें कि बल्दिया खाना से सटे गांव में तल्लाकुड़ व सौलिया गांव के ग्रामीणों के द्वारा मोटर मार्ग, पुल व अन्य मांगों को लेकर चुनाव बहिष्कार के ऐलान के बाद के न्यूज में ग्रामीणों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के बाद खबर का संज्ञान लेते हुए प्रशासन की टीम ने दौरा किया। एसडीएम ने उन्हें आश्वासन दिया कि 3 महीने के बाद चुनावी आचार संहिता के पश्चात उनकी समस्याओं का समाधान करने के उपाय शासन स्तर पर करने के प्रयास किए जाएंगे। ग्रामीणों ने चुनाव बहिष्कार का निर्णय वापस लेते हुए पंचायत चुनाव में वोटिंग करने का निर्णय लिया है। हमारी समस्या सुनने के बाद आज एसडीएम सर और उनकी टीम आई थी, तो हमें आश्वासन उन्होंने दिया है कि 3 महीने बाद इलेक्शन होने के बाद काम शुरू हो जाएगा और अब हम सभी को और गांव वालों को उम्मीद है कि 3 महीने के बाद जो काम है वो ग्राउंड लेवल पे हम सबको दिखाई देगा और अब हम चुनाव का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं और हम लोग सभी अपना वोट देने के लिए तैयार हैं। सर, अगर 3 महीने बाद काम शुरू नहीं होता है तो फिर से क्या हम लोग जो है विरोध करेंगे इस चीज का और सर ने हमें आश्वासन दिया है, तो फिर हम विरोध करेंगे जिला स्तर पर उसका। एसडीएम सर आए थे और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि आज अब रोड आएगी बोल रहे थे और अब हमने चुनाव बहिष्कार जो किया था हम उसे अपना वापस लेते हैं और हम वोट लेने जाएंगे और क्योंकि वो हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए, गांव के लोगों के
बीच में उनके डेवलपमेंटल वर्क्स को लेकर नाराज़गी थी, जिसमें प्राइमरीली रोड्स का इशू है कि अभी तक गांव में रोड नहीं पहुंची है। इसके अलावा सिंचाई से रिलेटेड मुद्दे थे, इनका एक पैदल पुल है उसको लेकर शिकायत थी, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर्स की शिकायत है, सुरक्षा दीवारों की शिकायत है। तो ये सारी शिकायतें कल हमारे पास आपके माध्यम से संज्ञानित में आई थी और उसके पश्चात हमने पूरी टीम लेकर आज एक्सीएम पीडब्ल्यूडी भी मेरे साथ है, इरिगेशन से भी मेरे पास टीम है, हाइडल से भी लोग हैं और आपका जो है जल संस्थान से भी टीम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर विजिट किया है और गांव वालों से वार्ता करी है, उनकी पीड़ा को समझा है और उनको हमने ये आश्वासन दिया है कि हम इन जो भी इनकी समस्याएं हैं उस पर यथोचित कार्रवाई करते हुए जिस भी स्तर पर संभव है उस स्तर तक उसको लेकर जाएंगे। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं उत्तराखंड के चमोली से, जहां पर बीती रात बारिश के चलते उमट्ठा में बद्रीनाथ हाईवे पर भारी मलबा आ गया। मलबे की चपेट में एक होटल के साथ साथ एक यात्री वाहन भी आया। आपको बता दें कि अचानक पहाड़ी से मलबा आने के चलते होटल में रह रहे यात्री और होटल संचालक ने भागकर अपनी जान बचाई है। लगातार इस समय जेसीबी द्वारा हाईवे खोलने की कोशिश भी की जा रही है। हरिद्वार से अगली खबर आपको बताते हैं, जहां पर सुबह 11 बजे के लगभग कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लेने गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। सीसीआर टावर में अधिकारियों के साथ अहम समीक्षा की भी बात सामने आई है। बैठक में कांवड़ मेला 2025 की व्यवस्थाओं पर चर्चा, सफाई, स्वास्थ्य, लाइट और शौचालय की स्थिति पर रिपोर्ट ली जाएगी। बिल्कुल अलग से ही देगा क्या बिल्कुल अलग से ही देगा क्या बिल्कुल अलग से ही देगा क्या
अगली खबर रुड़की से है, जहां पर रायवाला निवासी चिकित्सक डॉक्टर प्रवीण प्रकाश ने पत्रकार वार्ता कर अधिवक्ता संजीव वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जमीन विवाद के मामले में मदद के बहाने अधिवक्ता ने उनसे न सिर्फ 10 लाख रुपए लिए बल्कि उन्हें 3 महीने तक जबरन अपने घर में भी रखा। डॉक्टर प्रकाश के अनुसार उन्होंने फरवरी 2024 में इस संबंध में मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन 16 महीने बीतने के बाद भी पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की। डॉक्टर प्रवीण का कहना है कि आर्थिक तंगी के चलते उन्हें चौकीदारी की नौकरी करनी पड़ी। वहीं अधिवक्ता संजीव वर्मा ने आरोपों को नकारते हुए कहा कि चिकित्सक की मदद इंसानियत के नाते की गई और वो स्वतंत्र रूप से घूमते थे। उन्होंने कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और उन्हें न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है। मैं गौरी माफी रायवाला में पिछले 15 सालों से रह रहा हूं और वहां पे मैं अपना रिसर्च स्टेशन है, मैं मेडिकल साइंटिस्ट हूं। उससे पहले मैं अपोलो अस्पताल में था। पिछले 15 सालों से मैं रायवाला गौरी माफी में रिसर्च स्टेशन में अपना मेडिकल साइंटिस्ट की तरह रिसर्च कर रहा हूँ। मेरी संजीव वर्मा मुझे बहला फुसला के मेरे से 10 लाख रुपए ठगा और उसके बाद उसने मेरा सामान रख लिया है ट्रस्ट डीड का। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, मेरे ट्रस्ट डीड का कागज़ नहीं दिया है। कुछ सामान उसने दे दिया है मेरे कपड़ों पे, एटीएम, उसने मेरा मोबाइल भी रख लिया था। तो पुलिस के कहने पे फिर सुपुर्दगी में दी गई है वो चीज़ें और पिछले 16 महीनों से मेरा चार्जशीट नहीं गया है। तो मेरा अनुरोध है, मैं निवेदन प्रशासन से करता हूँ, आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं 74 साल का वरिष्ठ नागरिक हूँ, तो चार्जशीट जाए, मेरे पैसे 10 लाख का जो उन्होंने बनाया है वो 10 लाख मुझे दें और मैं इस उम्र में कहाँ से पैसे लाऊं। देखो, जो कह रहा है कि शहर का यदि कोई आदमी ये कहता है कि वो लोग कौन हैं या वो जिसने प्रेस वार्ता करी वो कौन है, वे सब लोगों का मेरे यहाँ आना जाना था और वो पूरे शहर में घूमता था। तो ये तो कोई कह ही नहीं सकता कौन था। एक बेसहारा अकेला आदमी मुझे दिखाई दिया था, उसने मुझे बुलाया था। सबसे पहले मुलाकात रायवाला थाने में हुई थी और वहाँ पे एक जज साहब थे, उनका भाई था धीरज, जो पार्षद था 1 नंबर वार्ड का, और दूसरा जो है एक ललित था। हम जो है एक पत्रकार रबोला जी है, उनके फादर की तिरमे में थे। पहला फ़ोन मेरा पास उसका जब ही आया और वहीं से हम कोतवाली में होके हम लेट हो गए तो रायवाला थाने में पहुंचे। अगली खबर है विकासनगर से, जहां पर बरसात के मौसम में उफनाई यमुना नदी से आज एक बड़ा हादसा टल गया। समय रहते मिली सूचना और एसडीआरएफ स्थानीय पुलिस की मुस्तैदी से नदी के बीच फंसे 11 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। ये सभी मजदूर यमुना नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के कारण डोमेट आश्रम के पास बीच धार में फंस गए थे। सुबह करीब 8 बजे पुलिस चौकी डाक पत्थर को फोन के जरिए सूचना मिली कि यमुना नदी में कुछ मजदूर फंसे हुए हैं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस के साथ एसडीआरएफ उपनिरीक्षक सुरेश तोमर के नेतृत्व में एक टीम तत्काल ही घटनास्थल डोमेट पहुंची। मौके पर देखा गया कि 7 पुरुष और 4 महिलाएं नदी के बीच टापू जैसी स्थिति में फंसे हुए हैं। राफ्ट के जरिए तुरंत ही रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी 7 पुरुष और 4 महिला मजदूरों को सकुशल सुरक्षित निकाल लिया गया है। अगली खबर है उत्तराखंड से, जहां पंचायत चुनावों के चलते राजनीति में तेजी आ गई। उत्साहित होकर जनप्रतिनिधि नामांकन पत्र जमा करने ब्लॉक में पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि डोईवाला ब्लॉक में नामांकन पत्रों की बिक्री और जमा करने की प्रक्रिया दूसरे दिन भी जारी है। इस दौरान सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम डोईवाला अपर्णा डोंडियाल ने नामांकन स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। इस मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष और सुचारू रूप से संपन्न कराई जाए। सभी व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। हमने प्रॉपर बैरिकेडिंग करी है, पुलिस की व्यवस्था है फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। इसके अलावा लोगों को परेशानी ना हो, हमने इंश्योर किया है कि हर जगह मार्किंग्स हो, जो टेबल्स हैं वो फिक्स हो। और इसके अलावा अभी तक 19 नामांकन हो चुके हैं और आई थिंक बाय द एंड ऑफ द डे हमारे नामांकन और हो जाएंगे। बिल्कुल, जितने भी हमारे एआरओज हैं उनके साथ एडिशनल स्टाफ भी दिया गया है। वो हर एक नामांकन पत्र जो है क्लियरली प्रीलिमिनरी चेकिंग करते हुए ले रहे हैं कि जिससे गलती से भी अगर कोई स्पेस या जो भी सूचनाएं उन्हें देनी है अगर वो खाली रह जाती है तो वो इनको इन्फॉर्म करके और उनसे ठीक सूचनाएं भरवा रहे हैं।
और यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अगली खबर पौड़ी से है, जहां पर कोतवाली कीर्तिनगर पुलिस ने जीवीके झील से एक अज्ञात महिला का शव बरामद किया है। कोतवाली कीर्तिनगर के प्रभारी निरीक्षक देवराज शर्मा ने कहा कि चौकी चौरास में जीवीके झील में एक अज्ञात महिला का शव तैरने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने जीवीके झील से कड़ी मशक्कत के बाद महिला का शव बाहर निकाला। आपको बता दें कि शव की शिनाख्त के लिए मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की मॉर्चरी में उसे रखा गया है। चेहरा हटा दो, चेहरे से हटा थोड़ा। बॉडी भाग रही है वो। कपड़े में टाइट फंसा देना जो खुले ना। फंस गया। देखना भाई यहाँ पे देखना ये अभी तक कैसा होगा। चेहरा हटा दो, चेहरे। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर हरिद्वार से आपको बताते हैं, जहां कांवड़ रूट के होटल और ढाबों पर लाइसेंस अनिवार्य करने और नेम प्लेट लगाने के आदेश मिलने के बाद हरिद्वार में जिला खाद्य सुरक्षा विभाग हरकत में आ गया और कांवड़ की शुरुआत से पहले विभाग की टीम हाईवे किनारे से ढाबों और रेस्टोरेंट पर जाकर लाइसेंस डिस्प्ले करने के निर्देश दे रही है। साथ ही जिन स्ट्रीट फूड वेंडर्स के पास लाइसेंस नहीं है उन पर भी लाइसेंस के लिए सख्ती की जा रही है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी दुकानदारों को लाइसेंस डिस्प्ले करना जरूरी है। आदेश प्राप्त हुए हैं कि जो कांवड़ यात्रा है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। तो उसमें यही है कि जो लोग आ रहे हैं वो लाइसेंस लेकर काम करें। जो दुकानदार हैं, दो तरह की दुकानें हैं, तो परमानेंट जो दुकानें हैं उसमें हम लोगों का निरीक्षण चल रहा है लगातार कि सब लोग जो है सफाई व्यवस्था रखें, लाइसेंस लें और लाइसेंस को डिस्प्ले भी करें ताकि किसी को कोई शिकायत वगैरह करनी हो, कोई किसी के खाद्य पदार्थों में कुछ हो तो शिकायत में लाइसेंस की डिटेल रहें। तो उसके अलावा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो 11 तारीख को जब शुरू होगी तब आते हैं, तो उसमें भी हमारा ये है कि सब लोग जो आ रहे हैं प्रशासन से अनुमति लेकर आएँ, बैठे खड़े हों और हमारे यहाँ भी रजिस्टर कराएँ। तो रजिस्ट्रेशन का जो रजिस्ट्रेशन हो फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन होता है सरकार द्वारा। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनकी फ़ीस माफ़ कर दी गई है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोबाइल पर ऐप है, उससे भी कर सकते हैं कि CST सेंटर जाकर करा सकते हैं, विभाग से मदद ले सकते हैं तो कराएं उसको, और जो रजिस्ट्रेशन है उसको डिस्प्ले करें ताकि। अगली खबर श्रीनगर गढ़वाल से है, जहां पर बेस चिकित्सालय में बुधवार को आयोजित कार्डियो ओपीडी में देहरादून कोरोनेशनल अस्पताल के मेडिट्रीना हार्ट सेंटर के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप मालविया ने 33 मरीजों का परीक्षण कर परामर्श और दवाएं दी। 4 मरीजों की हालत गंभीर पाई गई है, जिन्हें आवश्यक जांच के लिए कोरोनेशनल अस्पताल बुलाया गया। वहीं पिछले ओपीडी में आए 2 मरीज जिनका इलाज किया गया अब काफी स्वस्थ होकर पुनः जांच के लिए पहुंचे हैं। इस ओपीडी में 22 मरीजों का इकोकार्डियोग्राफी किया गया, जबकि अन्य की ECG सहित अन्य आवश्यक जांचें भी की गई हैं। मालविया कोरोनेशन हॉस्पिटल मेडिट्रीना हार्ट सेंटर देहरादून से आज हम लोग की यहाँ पे श्रीनगर श्रीकोट बेस अस्पताल में तीसरी OPD थी और आज भी लगभग हम लोगों ने 30 पेशेंट्स के आसपास देखे हैं, जिसमें से लगभग 20 से 25 पेशेंट्स का इकोकार्डियोग्राम हुआ है और 3-4 पेशेंट ऐसे थे जिनको आगे हायर जांच के लिए हम लोगों ने देहरादून बुलाया है।
पिछली बार की ओपीडी में भी जिन 2-3 पेशेंट्स को बुलाया गया था, उसमें एक पेशेंट की हार्ट की झिल्ली में पानी था, उसको वहाँ हम लोगों ने निकाला, उसकी जांच भी भेजी थी और उसके बाद फॉलोअप के लिए उसको यहीं पर ही बुलाया था। आज वो पेशेंट ओपीडी में भी आया तो एकदम ठीक था। दूसरे पेशेंट को भी हम लोगों ने एंजियोप्लास्टी और स्टेंटिंग की थी, वो पेशेंट भी आज फॉलोअप के लिए यहाँ पर आए थे, वो भी ठीक है। तो लास्ट की 3 ओपीडी में हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पांस यहाँ पर अच्छा है और यहाँ पे एक कार्डियोलॉजिस्ट की रेगुलर ओपीडी की ज़रूरत भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट्स का इलाज समय पे हो जा रहा है और फॉलोअप के लिए उनको वापस देहरादून आने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जिससे उनका काफ़ी टाइम भी बचता है, खर्चा भी बचता है। और ओपीडी में जो हम लोगों ने पैटर्न देखा है, यंग पेशेंट्स हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल भी काफ़ी ज़्यादा है, चेस्ट पेन है उनको है और फैमिली हिस्ट्री भी है उन लोग। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गदरपुर से खबर है, जहां पर दिनेशपुर के नेता नगर स्थित धीमरी सेतु में बुधवार को पानी में एक अज्ञात शव मलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने पानी में शव को तैरता देखा, तुरंत पुलिस को सूचना दी गई है। सूचना पर जयनगर चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सेतु के पानी को रोककर दूसरी दिशा में मोड़ा गया। एनडीआरएफ को भी सूचित किया गया। देर रात पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला है। तेज दुर्गंध आ रही थी, उसकी पहचान भी नहीं हो पाई। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर उसे शिनाख्त के लिए मोर्चरी भेज दिया है। हम लोग यहाँ पे पूरी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुँचे हैं, क्योंकि डैम में पानी काफ़ी है। पानी को हमने इसका गेट खोला है, तो गेट खोलने के बाद हम पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं और हमने रेस्क्यू टीम भी बुला रखी है। रेस्क्यू टीम पहुँचने वाली है, जैसे ही थोड़ा पानी कम इस तरह कम हो जाता करके हम उसको बॉडी को निकाल लेंगे। उसके बाद अगली जो भी कार्रवाई होगी उससे करेंगे। अभी तो बॉडी डैम के अंदर ही है, अभी बॉडी निकली भी है, कहीं कोई शनाख्त नहीं कर। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।